टीचर को देखना है कि ये सारी स्किल बच्चों में है या नहीं है। जैसे पोजीशन, प्लेस, डिस्टेंस, डायरेक्शन। जैसे आप मान लो जे इसके साथ जो रिलेटेड वर्ड्स भी हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, सीधा, उल्टा, ऊपर, नीचे, दाहिनी, बाएं। तुम्हारे दाएं बाएं हैगा। हाँ, इस चीज के बाद वो चीज में रखी हुई है। हाँ, तो ये सारे चीज अगर बच्चे को पता है तो आप ये मैप रीडिंग शुरू करने से पहले देखना है। अगर पता नहीं है तो पहले ये स्किल डेवलप करो, फिर आप मैप रीडिंग के ऊपर लेकर जाओ। नेक्स्ट है मोटर कोऑर्डिनेशन, जो आप ऑलरेडी एक बार बोल रहे थे कि अगर उनका कोई कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। मैप रीडिंग के लिए कोई भी टेक्टाइल, इसके लिए आपके टेक्टाइल डायग्राम या चार्ट जो भी आप देखेंगे, आपका टेक्टाइल सेंस के प्रॉपर डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मोटो डेवलपमेंट अगर ठीक से नहीं होता है, मोटो ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं होते हैं तो उसमें भी मुश्किल होते हैं, है ना। सेंसरी ट्रेनिंग बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे एक सेंस नहीं है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए विजन की जगह यहाँ हम टच सेंस को यूज़ कर रहे हैं, और टच सेंस का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। टच सेंस के डेवलपमेंट के लिए भी हमें रीडिंग रेडीनेस एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाना चाहिए ताकि उसके टच सेंस डेवलप करें। सो सेंसरी ट्रेनिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी। देखिए, बच्चों को भी अपने वातावरण के, अपने जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में एक ओरिएंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मोबिलिटी से एक मिनिमम डिस्टेंस के बारे में भी बच्चों को अंदाज़ा लगेगा। मैप की बेसिक जानकारियां बच्चों को ओरिएंटेशन मोबिलिटी से ही आती है। कमरे में सीधे जाओ, बाएं मुड़ जाओ, दाएं मुड़ो, आगे जाओ, वहाँ डेस्क रखे हैं, मेज रखी है, उनसे बच करके जाओ। तो ये एक मेंटल मैप बच्चा अपने मस्तिष्क में बनाने लगता है। तो शुरुआत मैप की ओरिएंटेशन मोबिलिटी से ही होती है, और फिर ग्रेजुअली वो पहले अपने घर का मैप समझता है, उसके बाद स्कूल का समझता है, उसके बाद में जाकर के कंट्री आदि का मैप को समझना शुरू करता है। और डेली लिविंग स्किल्स तो सबके साथ ही जुड़े हुए हैं, है ना। तो मैप रीडिंग में भी जैसे आप देख लीजिए, आप ये जो हम बोलते हैं आगे पीछे नीचे आप मेस में जाओ, या अपना छोटे मोटे काम जो भी आप करते हैं, ये सबके लिए ये डायरेक्शन बोलिए, पोजीशन बोलिए, सभी हम इस्तेमाल करते हैं डेली लिविंग के लिए, हमारे रोजी जिंदगी में जो भी काम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारी प्लेस, डिस्टेंस और डायरेक्शन, ये तीनों ही बच्चे डेली लिविंग स्किल्स, ओरिएंटेशन, मोबिलिटी, सेंसरी ट्रेनिंग से सीखना शुरू कर देते हैं, और फिर उन्हीं को हम धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं मैप रीडिंग स्किल। और एक चीज है कि एबिलिटी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली। देखिए, कई समय हो सकता है कि बच्चों को समझ में बच्चा थोड़ा सा स्लो लर्नर हो सकता है, या मान लीजिए बच्चों के सुनने में दिक्कत हो सकते हैं। वो भी आपको मैप रीडिंग से पहले पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो ठीक से जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो कर पाए। तो ये सारी प्रीरिक्विजिट स्किल्स है मैप रीडिंग से। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्टाइल इलस्ट्रेशंस एंड डायग्राम्स। देखते हैं स्लाइड में क्या क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्टाइल इलस्ट्रेशंस एंड डायग्राम्स टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ शेप, टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस, टू ट्रांसफॉर्म एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू अ कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट। तो इलस्ट्रेशंस और डायग्राम्स में हम लोग सबसे पहले तो कुछ ग्राफ्स ले सकते हैं जो डायग्राम के रूप में होते हैं, कुछ मॉडल्स ले सकते हैं जिनका कि इस्तेमाल हमारे बच्चे आराम से कर, चार्ट्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए एक मॉडल को ही ले लेते हैं, ये हमारे हाथ में एक मॉडल यहाँ पर रखा हुआ हैगा जो वॉल्केनो का हैगा। अब इसमें दिखाया है ऊपर क्रेटर कहाँ होता है, और इसमें दिखाया है उसका वेंट कहाँ होता है। तो बच्चे छू करके उसको देख रहे हैं, मगर इसको छू करके कितना विशाल हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, ये सब हमको बच्चों को जरूर बताना चाहिए हैगा। इसी चीज को फिर हम एक चार्ट पर भी ट्रांसफर कर ले जाते हैं।
इसी चीज को फिर हम बुक फॉर्म में भी दे देते हैं, यही चीज बनी हुई है, अब इसका बुक फॉर्म में दिया हुआ है, जिसमें हम उसका क्रेटर भी दिखा रहे हैं, उसका वेंट भी दिखा रहे हैं, उसमें मैग्मा भी दिखा रहे हैं कि कैसे कहाँ से निकलता है। बच्चा छू करके इनको देख कर समझेगा, आगे जब भी चार्ट में आएगा वो उसको पहचान पाएगा। तो मॉडल्स बेसिकली, चाहे वो ग्लोब भी एक मॉडल ही हैगा, ग्लोब हो चाहे ये इस तरह का मॉडल हो, उसको हम चार्ट में ट्रांसफर आराम से कर सकते हैं। इसलिए मॉडल्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में बच्चों की बहुत सहायता करते हैं। एक और मॉडल है, आप वो भी दिखाइए, बताओ इसके बारे में। ये देखिए, पृथ्वी के जो अंदर 3 लेवल है, ये 3 लेवल को यहाँ दिखाया गया है। ये है सबसे बाहर वाला लेवल, देखिए ये क्रस्ट है, और इसके जो मोटाई है ये सबसे कम होता है। उसी प्रिंसिपल को फॉलो करके ये बनाया गया है। ये है उसके बाद वाला जो है मेंटल है। ये ज्यादातर धातुएं ही होती हैंगी इसमें, और एक में आयरन और एल्युमिनियम होता हैगा, दूसरे में आयरन और सिलिका होता है ना। कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो किताबों में पढ़ने को बच्चों को मिलती हैं। हमने किताबों के ही चित्र को मॉडल रूप में प्रस्तुत कर दिया है, और फिर वही चित्र हम बच्चों को उभार करके भी दिखा सकते हैं, जो आगे काम करते चले जाते हैं। और ये है कोर, जो लास्ट में सबसे नीचे सबसे अंदर, ये कोर सबसे मोटा कोर होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद क्रस्ट होता है। मतलब it totally depends on the creativity, how you create the material thing, for the concept for the child. वो वाला मटेरियल जी। बच्चों की किताबों में इस तरह के डायग्राम्स बने ही रहते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ में आए, इसके लिए जरूरी होता है ये सब चीजें उनको दिखाना करना। अच्छा, ये है स्टेजेस ऑफ रिवर। ये है, करो उसको एकदम, ठीक है, पहाड़ की तरह दिखाया हुआ है, पता? हाँ, एकदम ऊपर है जो नदी के अपर स्टेज है ना। तो इसमें थोड़ा पहाड़ की तरह दिखाया गया है। यहाँ कोई भी मतलब ट्रिब्यूटरी या डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं आ रहे हैं, आना जाना नहीं है। तो ये है फर्स्ट स्टेज जिसे हम बोलेंगे, या अपर स्टेज जो है। नेक्स्ट आते हैं, ये है मध्य गति, जिसमें देखिए एक मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज का भी इसी समय आते हैं, और यहाँ नदी की जो गति है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और नदी चौड़े होते हैं। पहाड़ों पर नदी बहुत तेज बहती है, जुड़ती है, उसमें भी ट्रिब्यूटरीज बनती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज बनती है, मगर बहुत तेजी से बहती है, और वो ज्यादातर सक्रिय घाटियों में बहती हैं। मैदान पे आके धीमी हो जाती है गति, और सारे पहाड़ों के पत्थर वत्थर को छोड़ देती हैंगी, और बहुत बड़े बड़े आकार बनाती हुई वो बहने लगती हैं। लास्ट में आते हैं, मैदान पर बहुत फर्टाइल कर देती है मैदान को। और फिर लास्ट में, हाँ, लास्ट में आते हैं जो एकदम निम्न गति है, जो एकदम लास्ट स्टेज है, जिसमें नदी चौड़ी होती जा रही है, समुद्र से मिलती है, और यहाँ आप देखोगे डेल्टा भी बहुत सारे बने हुए हैं, और ये बुल्स ये वाला भी हो गए हैं इधर ही। तो ये पूरा है ऑक्सफोर्ड लेक बनी हुई है। हाँ। तो इस तरह से बच्चों को जो स्टेजेस ऑफ नदियाँ किताब में बना के दिखाई हैं, वो इन्होंने इस मॉडल के ऊपर बना करके दिखा दिया हैगा कि किस तरीके से पहाड़ होता हैगा, पहाड़ से मैदान पर आती है, मैदान से समुद्र के पास जाकर के बहुत धीमी होकर समुद्र में मिल जाती है। तो ये मॉडल में इन्होंने दिखाया है, चित्र भी किताबों में दिए रहते हैं, उसमें बहुत सारी ड्राइंग बनी रहती है जो हमारे बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होती है। इसमें सब चीज़ें हटाकर इन्होंने सिर्फ नदी की स्टेज को दिखाया है। मतलब इसमें जो मेन थिंग्स हैं, जो मेन एस्पेक्ट्स होते हैं रिवर के, वो हाईलाइट कर दिए हैं। जबकि देखने वाले बच्चों के लिए तो हम पहाड़ भी बना देते हैं, मैदान उपज भी हो रहा है, सबको उन सबको हटा करके सिर्फ बना दिया जाता है। जैसे कि वही प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, पार्ट्स टू होल। पहले हम पार्ट्स में जाएंगे, फिर हम होल
की तरफ बढ़ेंगे? नहीं, पार्ट्स टू होल की इसमें बात नहीं है, इसमें तो पूरा एज ए होल है, पार्ट्स में उसको हम दिखाते चले जा इसमें रहे देखो 3 पार्ट को हमने जी, दिखाया वही है, एक होल वही भी 3 दिखाया है। पार्ट्स हो होल गए। से पहले हमने स्टार्टिंग में होल से फर्स्ट पार्ट्स पार्ट हो दिखाया, गए। फिर हमने सेकंड Second पार्ट part दिखाया, फिर हमने हाँ, थर्ड पार्ट but ये दिखाया। हम लोग एक ये पूरा प्रोसेस है जिसको पार्ट्स नदी में को वो पार करना करना पड़ता है, बिल्कुल। बहुत सारे, यहाँ मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे मॉडल्स बाजार में उपलब्ध है, मैन्युफैक्चर्ड हो जाते जी। हैं। बहुत सारी कई चीजें हम रियल ऑब्जेक्ट्स की तरह भी बच्चों को दिखा सकते हैं, और बहुत सारी टीचर को बना करके देना पड़ता है, तब हमारे बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, चाहे वो मैप्स हो, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो चार्ट्स हो। तो मॉडल्स और चार्ट्स बड़े इकट्ठा साथ साथ चलते हैंगे, जिससे कि हम बच्चों को आगे दे सकें। वो चार्ट्स का ही प्रयोग करें, इतने बड़े बड़े मॉडल्स लेकर कौन कहाँ घूम सकता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देने के लिए कर देते हैं। ये थोड़ा ऊपर जी। नहीं जैसे कि मैम आपने बताया हमें इस बारे में कि टेक्टाइल इलस्ट्रेशंस के लिए हम मॉडल्स कैसे यूज कर सकते हैं, चार्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं, और हमने फोकस में रखा बच्चे को, बच्चे का करंट लेवल क्या था, स्ट्रेंथ क्या है, लिमिटेशंस क्या है, और पर्टिकुलर बच्चे के साथ हमें किन तरह के मेथड्स को यूज करना चाहिए। पर इसमें एक टीचर का भी रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि टीचर किस तरीके से, किस मेथड को यूज करते हुए उस कॉन्सेप्ट को बच्चे तक पहुंचा पाता है, ताकि बच्चा ठीक से समझ सके। तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज है, मतलब रोल ऑफ अ टीचर? Role of a teacher in what sense you are talking about? To In teaching the concept to the child, अच्छा, तो making आते it easily अंडरस्टैंडेबल फॉर द चाइल्ड, और उसको इस तरीके से मॉडिफिकेशन, जैसे हमने प्रिंसिपल्स की बात करी थी, मॉडिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, तो ऐसे मेथड्स को यूज करेगी वो बच्चे के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए। हाँ, वो हम नेक्स्ट हमारा वही है, बट अब थोड़ा सा ग्राफ का डिस्कस करके फिर इसमें जी। जाए मैडम। करना तो यही था। हाँ, तो पहले ग्राफ का थोड़ा सा मैडम जी। छोटा सा बताने की बात है कि चार्ट्स और ग्राफ्स में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। चार्ट्स ऐसे ड्रॉ कर दिए जाते हैं, ग्राफ जो है वो एक स्केल पर बना होता है, तो ग्राफ भी बच्चों को सहायता करता है मैप पे जो बने हुए स्केल्स हैं उनको समझने के लिए। और हम ग्राफ्स में, जैसे इसमें इन्होंने पॉपुलेशन दिखाई हुई है कि स्टेट में कितनी हैगी, नीचे उन्होंने स्टेट्स दिखा दी, ऊपर पॉपुलेशन दिखा दी हैगी कितनी कहाँ पर हैगी। तो एक बच्चे को ग्राफ देखते ही आइडिया मिल जाता हैगा कि क्या चीज़ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो ये पॉपुलेशन है, उपज है, क्लाइमेट है, इन सब के हम तरह तरह ग्राफ्स बनाते हैंगे बच्चों को, और बनाने के लिए वही टच सामग्री का इस्तेमाल करते हैंगे, ब्रेलीकरण उसका किया जाता है, और समझाने के लिए, देखने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए उनका हाथ फिरवाना, छूकर पढ़ना, देखना, वो बेसिक चीज़ों को वही ध्यान रखते हैं जो मैप्स के लिए कराया जाता है। मगर एक छोटे से में बड़ी इंफॉर्मेशन बच्चों को ग्राफ से मिल जाती है। और ग्राफ में भी यहाँ सूची, और सूची जरूर बनाई जाती देना है होती है। उसमें कोई स्केल नहीं होता, क्योंकि ग्राफ पेपर ही अपने में स्केल हैगा, और सूची बना करके उसके साथ में पढ़ते हैं, देखते हैं। कोशिश हम ये करते हैं सूची कम से कम हो, मगर डिटेल्स देने के लिए सूची बनानी जरूरी हो जाती है बच्चों के लिए। तो यहीं पर ही रोक देते हैं। अभी हम कविता के सवाल की जवाब देते हैं फिर। गाइडलाइंस फॉर द टीचर्स, आइए स्लाइड पे देखते हैं कविता जी। तुम्हारे। इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड सिंपल. Do not use certain jargons like here, there, etc. Materials used in the maps or diagrams should be touch friendly and safe for the child. Give ample opportunity to the child to explore the map or diagram independently. Level of vision is very important. Prepare the teaching learning material according to that. Be patient and be positive. तो जो भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे वो क्लियर और सिंपल होना चाहिए, सरल और स्पष्ट रूप से आपको निर्देश देना है। ऐसा नहीं कि आप भी बहुत कंफ्यूजिंग वे में बोलोगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। कोशिश यही करनी चाहिए सीक्वेंस बना लिया जाए, और एक के बाद दूसरी चीज बच्चों को देखने को दी जाए। और कुछ जार्गन हम यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली हम जो साइटेड है हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ, वहाँ,
है ना। हम कह देते हैं ना, उधर देखो, अब किधर देखे ब्लाइंड बच्चा भाई, उसको जब तक आप डायरेक्शन नहीं दोगे उसको पता ही नहीं चलेगा। तो हाँ। बच्चे को पता ही नहीं। ऐसे ये सब रोज के इस्तेमाल में तो बहुत है, मगर विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हमें क्लियर बोलना है। और नाम से भी, जैसे मान लो तुम बोलो, अब क्लास में इतने, या आप बोलिए क्लास में इतने बच्चे हैं कि सभी को लगता है, और कई समय 2-4 एक साथ उठ के बोलते हैं, तो क्लियरली उसके नाम लेके उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि जो भी मटेरियल हम यूज़ करेंगे वो टच फ्रेंडली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि छूके उनको कोई मतलब अच्छा लगे, इसीलिए सबसे अच्छा है थर्मोफॉर्मेशन, है ना। उसमें हमेशा ही जो है बड़ा टच फ्रेंडली है, और सेफ्टी भी देखना है। कई समय अगर मुंह में चला गया या ऐसा चीज है कि हाथ ही चुभ जाए या उसमें, ये भी आपको देखना जरूरी है। टच में इसमें एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी चीज हम बना रहे हैं वो ऐसी ना हो कि बच्चे हाथ फेरे तो वो टूट जाए, निकल जाए, हाँ, हो जाए। मतलब थोड़ा सॉलिड भी होना चाहिए। सॉलिड होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही एकदम। मतलब किसी के पास हमने देखा, उन्होंने टेम्पल बनाया और खूब ऊंचा सा, जहाँ बच्चों ने हाथ फेरा और टूट गया। तो ऐसे फ्रिजाइल चीजें बच्चों को नहीं देनी है, कि ऐसी चीज दी जाए जो स्टेबिलिटी हो, उसमें बच्चे छू करके उसको आराम से देख लें। और बच्चों को खुद को भी एम्पल अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए, ताकि वो मैप को खुद इंडिपेंडेंटली देखे। कई समय हाथ पकड़ के यहाँ है, यहाँ, उसे पार्ट बाय पार्ट उसे पता लगता है पूरे होल के कॉन्सेप्ट में। मान लीजिए इंडिया में राजस्थान किधर है, अगर आप हाथ पकड़ के ऐसे ही बोल दिए कि यहाँ राजस्थान है, ये आप पश्चिम दिशा में राजस्थान है, तो वो समझ में नहीं आएगा। जब तक खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में राजस्थान का पोजीशन उसे फिर पता लगता है। और दूसरी बात यह है कि जितना हम उंगली से दिखाने लगेंगे ना, स्पेशल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। जरूरी होता है बच्चे को छोड़ दो, एक्सप्लोर करे, ऊपर से पढ़ ले ब्रेल में क्या लिखा है, फिर आपके इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि बाएं हाथ की तरफ ये देखो, इस पे यहाँ कुछ बना हुआ है, उसको पहचानो कैसा है, क्या है, तब फिर बच्चों को या बाएं या दाएं जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं वो होना चाहिए। क्लियर इंस्ट्रक्शंस बहुत जरूरी होते हैं, बच्चों को एक्सप्लोर करते समय दिए जाने चाहिए, तब वो चीजों को पहचान पाते हैं। और लेवल ऑफ विजन बहुत जरूरी है, ये ऑलरेडी मैडम ने बोल दिया कि उसी के हिसाब से आपको TLM बनाना है। और हमेशा उस TLM बनाने के साथ एक बात और कहते हैं, बच्चे को देखने के लिए भी, अगर कोई चीज बच्चा आंख के पास ला करके देखना चाह रहा, उसको देखने दिया जाना चाहिए। और आजकल तो बोलते भी है कि जो रेसिडुअल विजन है उसको यूज करना चाहिए। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होनी चाहिए उस मटेरियल में कि वो बच्चा उसको अगर लो विजन है तो वो एकोमोडेट करके उसको अपने पास तक देख सके, ऐसा होना चाहिए उसके लिए। बी पेशेंट, ये तो हमेशा ही हमारे की वर्ड, बी पेशेंट और बी पॉजिटिव। ऐसा नहीं आपको हमेशा ही कि बच्चा नहीं कर पाएगा, बच्चे से होगा नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बच्चों को बहुत कम स्टिमुलेशन मिलते हैं, तो बड़ी उत्सुकता के साथ जब भी क्लास में जाते हैं आप देखोगे कि बहुत ही उत्सुकता के साथ वो मैप रीड करते हैं, मैप रीड करने की कोशिश करते हैं, टेक्टाइल डायग्राम या मॉडल्स देखना चाहते हैं, वो देखने की उत्सुकता रखते हैं, और हमेशा पूछते भी है कि मैडम आज कुछ लेके आए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बी पेशेंस का मतलब है कि उसको टाइम दीजिए, क्योंकि हाथ से देख करके और आंख से एज ए होल देख करके बहुत फर्क होता है टाइम का। तो पेशेंटली उसको अपने आप देखने दीजिए, अपने आप सवाल पूछने दीजिए, उसके ऊपर उसके साथ डिस्कशन करिए, और वो उस चीज को देखते रहे, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको मिलनी चाहिए। उसके लिए टीचर को पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट नहीं है तो बंद करके अपना चला जाता है। और लास्ट हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए, डेवलप करना चाहिए। जी, जैसे कि मैम ये आपने बताया कि गाइडलाइंस क्या क्या फॉलो करनी चाहिए टीचर्स को, और हर तरह की गाइडलाइंस, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में टीचर्स का क्या रोल है, स्टूडेंट्स को कैसे पार्टिसिपेट, हम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके हम उनको एक एक्सप्लोरेशन का, मोटिवेशन का एक माहौल हम उनको दे सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी हमारे व्यूअर्स को।
जो कि बेसिकली था कि हम ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट बच्चे में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट मेथड्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करते हुए। ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट ने दी। थैंक यू मैम फॉर गिविंग दीज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू आवर व्यूअर्स। आई होप इन व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि हम किस तरीके से कॉन्सेप्ट को डेवलप करा सकते हैं। That was all about the today's session. This is time for the closing of our session. Thank you so much.